हेलो बच्चावाड़ी, आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एंड वेलकम बैक। तो आई गेस कि ये सेशन में आने के पहले आप MHCD का इसके पहले वाला पेपर सेशन एक बार देख चुके हैं, एक बार सॉल्व कर चुके हैं। एंड इफ यस तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर पेपर। ठीक है, चलिए। तो एज डिसाइडेड पहले हम लोग लीगल वाला सेक्शन करेंगे एंड देन विल गो एड विद द इंग्लिश वाला सेक्शन। चलिए, तो पहले वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट वाला पेपर अगर आप लोगों ने देखा था एंड साथ में सॉल्व किया है, नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर किया था तो वहां पर जीके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, मतलब ज्यादा तो नहीं, बट हाँ, अ गुड मैच ऑफ लीगल जीके एंड लीगल एप्टीट्यूड वाज देयर, राइट। यहाँ पर MHCD के ये वाले पेपर में जीके बेस्ड क्वेश्चन कम है एंड असर्शन रीजनिंग आपका प्रिंसिपल बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा है, राइट। विच शोज एज आई ऑलवेज से कि आप ये प्रिडिक्ट करके नहीं जा सकते हो कि पेपर जीके बेस ज्यादा आएगा या आपका एप्टीट्यूड बेस ज्यादा आएगा। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, हो सकता है एप्टीट्यूड बेस ज्यादा हो सकता है जीके बेस ज्यादा हो, राइट। हाल फिलहाल में ये वाला जो पेपर हम लोग अभी डील कर रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ एप्टीट्यूड बेस, यानी कि आपका प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लीगल जीके। ठीक है, चल शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रोहिणी, a housewife while shopping in the market found a purse filled with bundle of 1000 rupees. ठीक है, since it was unnoticed by the nearby people, she picked it up and spent all money in buying jewelry. Now अगर आपको रास्ते पे एक वॉलेट पड़ा मिलता है, ठीक है, अगर आपको वॉलेट पड़ा मिलता है तो क्वेश्चन इज क्या ये कोई क्राइम माना जाएगा? क्राइम माना जाता, चोरी मानी जाती अगर किसी की परमिशन के बिना लिया होता, है ना। क्योंकि यहाँ पे किसी की परमिशन वाली बात ही नहीं आ रही, तो चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली केस क्या बनेगा? रोहिणी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटी। व्हाई? क्योंकि यहां पर किसी कंसेंट लेने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, पहली बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ द कंज्यूमर्स, कि इनके जो ग्रीवेंसेस दैट कैन बी एड्रेस। ठीक है, बात है। redress the consumer grievances, बिल्कुल सही। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल सही। सो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही पर्पस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगेन एक प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन। सौरभ एंड सुलभा इज अ वेल्दी मैरिड कपल बट चाइल्डलेस इवन आफ्टर 30 ईयर, जिससे अपना कोई कंसर्न नहीं है। सौरभ इज पेशेंट ऑफ सीवियर हार्ट प्रॉब्लम एंड सुलभा इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, मतलब दोनों ही लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है। नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल अप्लाई फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, हम एक चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे। आपसे ये पूछना चाह रहा है क्या ये चाइल्ड अडॉप्शन के लिए एलिजिबल है? देखो यार, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, बट देन जब मालूम ही है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का ही हेल्थ इश्यूज का इतना कंसर्न है कि कुछ श्योर नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, तो इन दैट केस चाइल्ड मतलब बच्चे का फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालते, तो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस चाइल्ड अडॉप्ट नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर्स देखते हैं। yes, every Indian has a right to adoption, yes, but then certain conditions are there. No old and aged person are not eligible for adoption, ये भी नहीं होगा। wealthy person can hire all services, भी तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है। no person willing for adoption must be stable in mental health, obviously correct, so answer would be D। ठीक है, आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? D होगा। नेक्स्ट आते हैं। Then Z went to the delivery shop and handed over 100 grams gold for manufacturing a gold ornament for his wife and 1 month time was fixed for delivery। तो मतलब आप गए किसी सुनार के, आपने 100 ग्राम सोना दिया, ठीक है, उसको बोला कि इसकी ज्वेलरी बनाना है और आप वहां से आ गए 1 महीने के अंदर। After the expiry of 1 month, the jewelry maker refused to deliver the gold ornament as well as denied about the 100 gram gold। तो ज्वेलरी मेकर के पास आप गए, उसने बोला कौन सा सोना, मुझे तो कोई सोना दिया ही नहीं गया, मुझे तो कोई ज्वेलरी बना के दी नहीं गई थी, कौन से सोने की बात हो रही है। Jewelry maker was prosecuted for criminal breach of trust. The jewelry maker argued that it is a breach of contract, not criminal breach of trust, right? तो आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या CBT है, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो और कोई सामान देते हो और उस भरोसे को तोड़े, तो वो क्या कहलाता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस केस में 100 ग्राम सोना हमने आपको दिया, ठीक है, भरोसा किया कि 100 ग्राम सोने से आप ज्वेलरी बनाकर दोगे, आपने वो भरोसा तोड़ दिया और मेरी प्रॉपर्टी आपके पास थी, राइट। तो ये केस बनेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। ऑप्शन देखते हैं। इट इज केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नॉट अ केस ऑफ क्रिमिनल, नॉट अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सही है। इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, होगा नहीं। इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ऑफेंस तो है ना। नो ऑफेंस इज कमिटेड बाय हिम, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर वुड बी ए, यानी कि इट इज केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ओनली बिकॉज we trusted you with respect to that property। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। X residing in Mumbai publishes statement defamatory to Y। defamatory यानी कि आपने किसी की बेइज्जती करी, ठीक है। तो X मुंबई में रहता है, Y जो दिल्ली में रहता है, उसके अगेंस्ट बेइज्जती करी। क्वेश्चन इसकी केस कहाँ फाइल करेंगे आप? मुंबई में या फिर दिल्ली में? ऑनेस्टली मुंबई में भी कर सकते हो क्योंकि X मुंबई का है, या दिल्ली में भी कर सकते हो क्योंकि Y दिल्ली का है, राइट। तो आंसर वुड बी ईदर इन मुंबई और इन दिल्ली, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 51A, राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी है फॉरेन गेस्ट की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एथिकल ड्यूटी है, बट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओल्ड पेरेंट्स फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेशनल एंथम आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, राइट टू ईट, ओके। फ्री ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्री एंटरटेनमेंट भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम, क्लियरली आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक आपका क्या था, राइट टू फ्रीडम, सो आंसर वुड बी डी। तो ये एक दो क्वेश्चन हम लोगों को जीके के यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट आते हैं, Mr. Sharma assured Mr. Kohli his friend to lend him 1 lakh rupees for the marriage of Mr. Kohli's daughter Priya, ठीक है। But Mr. Sharma could not keep his promise as he was hospitalized, due to which Priya's marriage was postponed. Priya seeks legal advice to sue Mr. Sharma for not keeping his promise, right? अब ये एक बेसिक प्रॉमिस था, देखो समझो, दो चीजें होती हैं, एक सोशल ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे की शादी हुई मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, मैंने मैंडेटरीली कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, इट वाज जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। केसेस पे आते हैं, yes he can be sued, नहीं होगा। no the mayor promise by A does not result in any contract, करेक्ट, क्योंकि ये एक सोशल ऑब्लिगेशन था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, the mayor promise by A does not result in any contract, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, इंडिया के अंदर लॉ की प्रैक्टिस यानी कि लॉयर्स क्या काम करेंगे एंड क्या पढ़ना है, इसकी एक ही अथॉरिटी एंड दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, बट ऑब्वियस आंसर इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स द कमिशन ऑफ अ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर फ्रॉम इंडू कोडिफाइड पर्सन लॉ, यानी कि मैं अगर अपने भाई का मर्डर करके बोलता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी मुझे अपने कब्जे में चाहिए, तो वो होगी नहीं, बिकॉज यू आर गिल्टी ऑफ द मर्डर, राइट। ए एंड बी वर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं जिनके पास एंसेस्टर यानी कि बाप दादा की प्रॉपर्टी है। A is an unmarried person, B has murdered A in furtherance of property, प्रॉपर्टी के चलते B ने A को मार दिया, ठीक है, कि भाई इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे हत्थे आ जाएगी। लेटर ही क्लेम एक शेयर ऑफ A's प्रॉपर्टी, भाई क्लियरली लिखा है, अगर प्रॉपर्टी के चलते आप किसी को मार देते हो, मान लो कि ये दो लोग हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के चलते अगर ये इसको मार देता है और बोलता है कि इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, वाई, बिकॉज यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर, तो आंसर क्लियरली नो है। नो वाला ऑप्शन देखो सिर्फ कहाँ है, बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द शेयर इन दी प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये सही है, पर फिर भी एक और देख ले रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर नो एक ही जगह लिखा हुआ है बी में, सो आंसर वुड बी डेफिनेटली बी। नेक्स्ट आते हैं, कैन अ पर्सन ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू अनदर पर्सन इन इंडिया, कैसी बात करें, कभी आपने सोचा कि आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी और को दे दोगे, शेयर थोड़ी है ना, क्लियर आंसर इज नो। देखो ये कैन नॉट ट्रांसफर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ओके, यस तो होगा ही नहीं, यस भी नहीं होगा, डिपेंड्स भी नहीं होगा, आंसर वुड बी ए, किसी भी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होता है, नो मैटर व्हाट, ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, कंपेरेटिवली एन ईजी पेपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, whoever attempts to commit an offense of cheating commits an offense, है ना, अटेम्प्ट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि चीटिंग करी तो चीटिंग मानी जाएगी, इवन इफ यू ट्राई टू चीट वो चीटिंग मान ली जाती है, तो अगर मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ तो वो चीटिंग आपकी मान ली जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, अमृता विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड विनीता, यहीं पे प्रूव हो गया, जब उन्होंने लिखा विद एन इंटेंशन, यहीं पे प्रूव हो गया कि क्राइम तो हुआ है, ठीक है। बट आगे बढ़ते हैं, ऑब्टेन्स 1000 फ्रॉम विनीता, ठीक है, कोशिश करी, इवन अटेम्प्ट अमाउंट्स टू चीटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, अमृता कैन सीक पार्डन, पार्डन तो मिलेगा नहीं, अमृता हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग विनीता, यस, अमृता हैज अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग विनीता, ओके, एंड ट्रिवियल चीटिंग इज ओवरलुक्ड, ट्रिवियल यानी कि छोटा मोटा मामला, तो ए एंड डी आपका आंसर होगा नहीं। अमृता हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग, नहीं, अमृता हैज अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग, जो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम प्रिंसिपल की लैंग्वेज, सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अग्रीमेंट हमारा क्या है, वॉइड है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल, देखते हैं, ए अग्रीज विद बी टू अबडक्ट सी, ये तो किया जा सकता है,
ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से मैं आपको खजाना निकाल के बताता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट द अग्रीमेंट इज वॉइड, आंसर वुड बी बी। जब आपको आंसर मिल गया है तो आगे ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, प्ले स्मार्ट इन एग्जाम, क्योंकि पेपर में समय आपके पास कम रहता है ना। वो भी अगर लीगल में प्रिंसिपल बेस्ड पेपर ज्यादा आएगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। जीके में क्या आता है नहीं आता नहीं आता, दिमाग नहीं लगाना है, राइट। बट अगर यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड पेपर आया तो दिमाग भी ज्यादा लगेगा। तो कीप दैट इन योर हेड कि अगर आपको ऑप्शन मिल गया है तो समय वहां पर बचा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने पहले वाला पेपर सॉल्व किया है कंपेरेटिवली थोड़ा सा दिमाग लगाना वहां पे ज्यादा था, ये कंपेरेटिवली इजी है, ठीक है। इफ दैट हैपेंस, राइट, अगर आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट पे आ जाता है तो मॉड्यूलेशन होता है, यानी कि आपको ग्रेस मार्क्स बढ़ा के दे दिए जाते हैं कंसिडरिंग टू कंपेयर बाकी पेपर। तो अगर मान लीजिए एक सेट ऑफ पेपर, अलग अलग सेट ऑफ पेपर आता है, एक सेट ऑफ पेपर इजी आया, आपका सेट ऑफ पेपर आपको लग रहा है डिफिकल्ट आया, एंड एमएचसीटी को भी लगता है कि डिफिकल्ट आया, तो इन दैट केस इट विल बी चेंज, ठीक है। तो वो आपका चेंज कर दिया जाएगा, दैट मतलब चेंज आया तो मॉड्यूलेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजनिंग। असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट होती है, देन रीजनिंग होती है। आपको ये बताना है पहला दोनों स्टेटमेंट सही है एंड क्या आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, ठीक है। देखते हैं। ए वॉज अ पैसेंजर फ्रॉम यूके इन एयर इंडिया एरोप्लेन। When the plane landed at the airport of Delhi, it was found that A carried 10 kg of gold without authority and same is not declared in the manifest for transit. Before the government of India has issued a notification modifying its earlier exemption, making it mandatory now that the quality and weight of gold must be declared in the manifest of the aircraft. जो भी गोल्ड आप लेकर आ रहे हो वो आपको डिक्लेयर करना है कि मैं इतना गोल्ड ला रहा हूँ, जो इन्होंने नहीं करा है, ठीक है। क्लियरली इन्होंने नहीं करा है। नाउ दे आर सेइंग कि हमको इस बारे में मालूम नहीं था, ठीक है भाई। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, प्लीज रिमेंबर दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। लॉ इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यही राइट, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, या तो ए होगा या बी होगा। नाउ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस। क्यों गवर्नमेंट ने सीज किया, क्योंकि आपको नहीं पता था, डज नॉट मेक सेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। A master is vicariously liable for the act of his servant acting in the course of his employment. Vicarious liability क्या होता है, जब आप आपका काम किसी और के थ्रू करा रहे हो तो इन दैट केस उसके एक्ट के लिए आप भी लाइबल होगे, दैट इज vicarious liability. Master is liable for the act of the servant, employer is liable for the act of the employee, right? Similarly, senior is liable for the act of the junior, as simple as that, ठीक है। X is running a business of a tour and travel agency. Mr. Y approached him about hiring a car. Z, the driver of the agency, was driving rashly. अच्छा आप समझना, ये एजेंसी है, इसका मालिक कौन है, X, ठीक है। एजेंसी ने Y को भेजा ड्राइव करने के लिए, Y रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी, Z ड्राइवर है ना, Z रैश ड्राइविंग है जिसकी वजह से Y को इंजरी आई है, ठीक है। अब Y X के अगेंस्ट केस ठोक रहा है, क्वेश्चन इज X लाइबल होगा या Z लाइबल होगा। मैम गलती तो Z की है, बट Z अंडर एम्प्लॉयमेंट था, किसके साथ, X के साथ, राइट। X ने Z को भेजा था ड्राइव करने के लिए, तो मास्टर विल बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट, यानी कि वाइकेरियस लाइबिलिटी लगेगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। X इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द ड्राइवर एज X इज द एम्प्लॉयर, ओके। X इज नॉट लाइबल तो होगा नहीं। कार ओनर विद विच Z डैश, ये भी नहीं होगा। नीदर X नॉट Z, आंसर वुड बी ए। आंसर हमारा क्या होगा कि X लाइबल है बिकॉज ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप यहां तक अपने को क्लियर है। 15 क्वेश्चन हो गए अपने, 15 मोर टू गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड द ट्रांसजेंडर बी प्रोवाइडेड द राइट ऑफ वोटिंग इन इंडिया। अब ऑनेस्ट ओपिनियन देना, वोटिंग मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, ओके। सिंस देयर पॉपुलेशन इज इन माइनॉरिटी, नो तो होगा ही नहीं, नो भी नहीं होगा, आंसर इज यस, ऑब्वियसली दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इनको भी फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, सो आंसर वुड बी ओनली ए, ठीक है। यहां तक 16 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं समाप्त। चलो नेक्स्ट आते हैं बाईगैमी यानी कि दो शादियां, ठीक है। जैन में अलाउड नहीं है, हिंदू में अलाउड नहीं है, सिख में अलाउड नहीं है, राइट, अलाउड नहीं, यानी कि बाईगैमी लॉ इज एप्लीकेबल टू जैन, हिंदू एंड सिख। मुस्लिम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उनको 4 शादियां अलाउड है, सो आंसर इज बाईगैमी इज नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
कॉजिंग डैमेज टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस द लीगल इंजरी इज ऑल्सो कॉज्ड, राइट। यानी कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी नहीं होगा, इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। X was running a coaching class PQR in a city. Y started his coaching class GVU next to PQR, यानी कि एक कॉम्पिटेटिव बिजनेस है, उसके बगल में नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव बिजनेस है। एज अ रिजल्ट इनकी इस अकेडमी के बच्चे उस अकेडमी में चले गए, तो ये अकेडमी वालों ने चिढ़ के इनके ऊपर केस फाइल कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है आपका? नहीं। इवन दैट अकेडमी हैज द राइट टू ओपन अ क्लास, इवन यू हैव द राइट टू ओपन द क्लास। तो जब कोई लीगल राइट वायलेट हो ही नहीं रहा और कोई लीगल इंजरी हुई ही नहीं, तो केस बनता है क्या? नहीं बनता है। तो मैं वेदर मिस्टर एक्स विल सक्सीड, नहीं। आंसर देखो, नॉट सक्सीड कहाँ पर लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी विल सक्सीड, यहाँ पे विल सक्सीड, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। रीड करने की भी आवश्यकता नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बाकी सब जगह क्या लिखा है? विल सक्सीड एंड विल सक्सीड। वी आर श्योर कि आंसर क्या होगा? विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट आते हैं, जेड अ पर्सन फ्रॉम मुंबई स्टार्ट हिज जर्नी फॉर दिल्ली बाय कार एंड नाइट. He was driving at reasonable speed by taking care of all reasonable protocols during the journey in Bhopal. He knocks down two beggars. जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के लिखा है रीजनेबल स्पीड, मतलब वो सही से चला रहा है, कोई एक्टर्स रियस यहाँ पर है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? जेड में भी कन्विक्टेड फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट है ही नहीं क्योंकि सही से चला रहा है। जेड इज नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस, जानबूझ के ट्रिक करने के लिए वहां पर दिया है ड्राइविंग विद रीजनेबल स्पीड, जानबूझ के ट्रिक करने के लिए आपको दिया है ड्राइविंग विद रीजनेबल स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बच्चा बेटी एक ही सेकंड रुक जाना। चलो लास्ट हम लोग कौन से किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एन ओनरशिप इन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलियनेट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स एंड रेस्टिट्यूटरी राइट्स। ओके, रंजीत सोल्ड दिस एसी कूलर टू रंजीता फॉर ₹5,000 दैट शी वांटेड फॉर अ न्यू हाउस, ठीक है, मतलब हमने बेच दिया है, 5,000 रुपये आ गए, हमने बेच दिया है। हाउएवर रंजीता आस्क्ड रंजीत टू कीप द एयर कूलर एट हिज रेजिडेंट इटसेल्फ टिल रंजीता's न्यू हाउस वुड बी रेडी। भाई आपका घर रेडी हो रहा पर कूलर बिक गया है, ठीक है, तुम्हारा घर रेडी हो रहा इसलिए हम रखे हुए हैं, बट यहाँ पर सेल हो चुकी है, कंफ्यूज मत होना, एयर कूलर की सेल कंप्लीट हो गई है। नहीं, पहला आंसर बोल रहा है नॉट कंप्लीट ही होगा नहीं, नॉट कंप्लीट ही होगा नहीं। सी लिखा है सेल ऑफ एयर कूलर इज कंप्लीट, डी बोलता है सेल और एयर कूलर शैल बी कंप्लीट ऑन द डे व्हेन रंजीता's हाउस गेट्स रेडी। ना ना ना, हम लोगों को रंजीता ने पैसे दिया, हम लोगों ने रंजीता को बोला कूलर आज की आज लेके चले जाओ। अगर हम बोलते कि कूलर आप मेरे अभी कूलर रेडी नहीं, आप 10 दिन बाद ले जाना, तो सेल 10 दिन बाद कंप्लीट होती, हमारी तरफ से इट्स कंप्लीट, सो आंसर वुड बी सी। आंसर क्या होगा हमारा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। Savita agrees to sell 3 dozens of silk sarees to Kareena with discount of 10% once the summer vacation is over, ठीक है। What is the nature of this contract according to Sales of Goods Act? समझना, जब भी कोई कंडीशन पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट ठीक है, यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा नहीं है। अग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी यानी कि अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा, तो वो तो है ही नहीं। ओनरशिप की बात नहीं हो रही है, ऑप्शन ही सही नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है दैट इज अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ऑप्शन ही कोई वैलिड नहीं बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एविडेंस अंडर द एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स ऑक्यूलर, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। पहला ही आंसर सही है, ऑक्यूलर यानी कि दैट इज विजिबल, ओरल यानी कि जो आप बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो लिखित है ना। तीनों तरीके के एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वापस प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। Works are protected under copyright if they are original work of authorship that are fixed in any tangible medium of expression, right? Basically copyright act क्या कहता है कि अगर ओनर नहीं लिखा है तो उसमें कॉपीराइट मिलता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। Tamil works hard to note down the names and address of people who stay in the neighborhood and makes a area directory with details of people staying nearby as a result of hard work, ठीक है। उसने मेहनत करी, उसने डेटा कंपाइल करा। अच्छा, ऑल्दो ये डेटा पहले से एग्जिस्टिंग होगा पर डायरेक्टरी कंपाइल किसने करी? उसने कंपाइल करी। डेटा कलेक्ट किसने करा? उसने करा। उसने इसमें अपना हार्ड वर्क डाला है, किसी का कॉपी नहीं करा, इसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं। क्वेश्चन है उसको कॉपीराइट मिलना चाहिए। चूज द बेस्ट अमंग द गिवन ओपिनियन, ठीक है। देखते हैं, अ मेयर नेबरहुड डायरेक्टरी इवन इफ मेड विद द हार्ड वर्क कैन नॉट बी कॉपीराइटेड। बकवास बात है। जमील्स लेबर इन मेकिंग द नेबरहुड डायरेक्टरी सफिशिएंट टू जस्टिफाई इन मेकिंग द क्लेम फॉर कॉपीराइट। ऑब्वियसली मेक सेंस। नेबरहुड डायरेक्टरी नॉट मेड विद द पर्पस ऑफ कमीशन, ये नहीं होगा। हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ स्नूपिंग, स्नूपिंग यानी कि आपने मतलब चुपचाप इंफॉर्मेशन निकाली। एक ही वैलिड ऑप्शन बच रहा है, दैट इज आंसर बी। आंसर वुड बी बी, क्योंकि उसने उसमें अपनी मेहनत करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। X instigates Y to burn A's house. Y sets fire to the house and at the same time commits theft of the property.
Afterwards, Y was caught by a police officer. Y take defense that he did the act because X instigated him to do. What is the liability of X? क्या X की कोई liability है? बिल्कुल है. भड़काने का काम जो करता है वो भी liable होता है. X is liable only for abetment of burn a house. Okay. X is liable for abetment and theft. नहीं, वो X ने सिर्फ ये बोला था कि आग लगा दो. ध्यान सुनना. एक्स ने चोरी करने के लिए, एक्स ने बोला कि आग लगा दो, थोड़ी तो मतलब चोरी के लिए अबेटमेंट नहीं है. एक्स इज नॉट लाइबल होगा नहीं. एक्स इज लाइबल टू पे कंपनसेशन. ही पूछा नहीं, आपसे ये पूछा कि लाइबिलिटी क्या है, तो लाइबिलिटी वाज कि उसने भड़काया था कि आग लगा दो. सो आंसर वुड बी ए. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं. In legal terms, an individual who has not yet attained the age of dash years is considered as minor. Minor कौन होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से? Who is less than 18, so has not attained the age of 18 years. Answer would be D. Next आते हैं. What is the full form of ILO? ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, थोड़े बहुत ही केसेस अपने को यहाँ पे मिले. अभी हायरार्की यहाँ पे देखना, आपसे हायरार्की मैच करने के लिए बोला है. ऑल्दो आई एम वेरी श्योर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा, शायद किसी ने कभी भी नहीं सुना हो, तो ध्यान से यहाँ पे देखना. एक सेकेंड रुक जाओ. सबसे पहला आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. ठीक है, फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर आता है हमारा सेशंस कोर्ट. ठीक है, अब ये जो जेएमएफसी है ये 3 साल तक के ही मामले ले सकता है. अगर आपको इनमें से किसी की भी एक की पावर पड़ रहा है तो आप आंसर निकाल लोगे. जैसे कि हमने बोला जेएमएफसी 3 साल तक का ही सजा दे सकता है. देखो जेएमएफसी का है डी में. ठीक है, जेएमएफसी का है डी में, और सजा कहाँ लिखी हुई? 3 साल 2 में, यानी कि डी 2 से कंबाइन होगा. अब देखो डी में 2 कहाँ, कौन से ऑप्शन में डी के साथ 2 आया है? पर आया है? कहीं नहीं आया, सिर्फ बी में आया. तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली बी. ये देख लो. ठीक है, एक की भी पावर याद तो हो जाएगा, बट फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 ईयर्स तक, एंड इसके ऊपर सेशंस को 10 ईयर्स एंड अबव. ठीक है, तो इनमें से एक की भी पावर अगर आपको याद रह गई तो भी आप आंसर निकाल लोगे. ठीक है, समझा? आई होप यू अंडरस्टैंड. ये समझ में आया कि यहाँ पे टाइम कैसे बचाना है. राइट, हु पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? देखो समझो, बेसिक क्वेश्चन है. 1947 में ब्रिटिशर्स भारत से गए नहीं थे, दे वर स्टिल हियर. तो ऑब्वियसली एक्ट पास किसने करा होगा? ब्रिटिशर्स ने. इंडियन पार्लियामेंट नहीं होगा, यूएन का लेना देना नहीं था, इंडियन गवर्नर जनरल भी ना. आंसर वुड बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि लास्ट पेपर में भी हमने आपको ये बात बताई थी, उस टाइम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ से गए नहीं थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A send telegram to B in writing, will you sell your flat situated at Bombay? B replied by telegram writing, the price of flat is 25 lakh. A sent his consent to telegram in writing stating, I agree to buy the flat at rupees 25 lakh. Afterwards B refused to sell the flat. What remedy A has? अब यहाँ पे ध्यान से समझो. उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं तुमको 25 लाख में फ्लैट बेचना चाहता हूँ. उसने बोला फ्लैट की वैल्यू 25 लाख रुपए है. ठीक है, मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला कि मैं, आपने पूछा कि आईफोन कितने का है, हमने बोला 1 लाख रुपए का है. ठीक है, बट आई दैट डज नॉट मीन कि मैं 1 लाख रुपए में आपको आईफोन बेचने के लिए रेडी है. राइट, अगर आपने हमसे पूछा कि आईफोन कितने का है, आई सेड मैं बेटा 1 लाख रुपए का है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाहता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. इट वॉज नॉट वैलिड ऑफर बिकॉज विलिंगनेस टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सेंट. ऑब्वियसली आई जस्ट स्पेसिफाइड द अमाउंट, है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन नहीं दिखाई, तो ये हो सकता है. आगे देखते हैं. He refused to sell the flat because the contract has already been made. नहीं, refused to sell the flat because it was online only invitation to offer and not the real offer. नहीं, D होगा नहीं, तो आंसर डेफिनेटली इज A, क्योंकि उसने कभी अपनी विलिंगनेस दिखाई ही नहीं. राइट, लास्ट आते हैं. ऑफ द फॉलोइंग हु इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? जो डेफ है वो भी डिसेबल माना जाता है, ब्लाइंड डिसेबल माना जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज डिसेबल माना जाता है. तो आंसर वुड बी ऑल ए, बी एंड सी. आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? ऑल ए, बी एंड सी. ठीक है, सो विद दिस लीगल वाला पार्ट हमारा होता है समाप्त. नाउ वील स्विच टू इंग्लिश. चलो, इंग्लिश का वन कंसर्न, एज आई सेड लास्ट पेपर में भी, आई अंडरस्टैंड कि सिनोनिम एंड एंटोनिम्स में थोड़ा सा आपको कंसर्न आता है ना, थोड़ा सा कंसर्न है आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, दैट्स मैनेजेबल. कैसे मैनेजेबल आपको अभी देख के समझ में आ जाएगा. देखो भाई, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, इंग्लिश करने के लिए अभी भी हम वापस बोल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स. ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन और
आर्टिकल, ये जरूरी है, दैट्स नंबर 1। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपका पैराजंबल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैराजंबल इज इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। तीसरा टेंस और चौथा वॉइस। फॉर मी दिस इज वन टॉपिक ओनली, बट ठीक है, टेंस हो गया और आपका वॉइस हो गया। ठीक है, पांचवा इज योर स्पॉट द एरर। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आप पढ़ के जा सकते हो, बाकी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जाने वाली चीज नहीं है। हमने आपको ट्रिक ऑलरेडी सिखा दी, 5 मिनट का काम है, अगर ट्रिक समझ में आ गई तो प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज नथिंग वंडरफुल दैट यू कैन डू, राइट, बट ये पढ़ के जा सकते हो। अगर ये बेसिक्स क्लियर है तो 50-70% पेपर आप इंग्लिश का मैनेज कर लोगे। 10% आएगा जाएगा आपका सिनोनिम एंटोनिम, और 20% की कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आया या आप गलती से गलत मार्क कर आ गए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट इंग्लिश में देखकर जाए। चलिए देखते हैं, What time does the train arrive dash at dash पुणे स्टेशन। अराइव हमेशा एट होता है, पुणे स्टेशन पे, राइट, तो आंसर एट होगा। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अनिल इज 78 सेंटीमीटर टॉल, दया इज 81 सेंटीमीटर टॉल। तो दया इज ऑब्वियसली टॉल की बात हो रही है, टॉलर देन अनिल। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, टॉलर देन अनिल। ठीक है, ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये भी देखो, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई बिलीव कि ये कहते चीजें जहां पे आप कुछ भी मतलब एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो, बट करेक्ट स्पेलिंग इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज इन एग्जाम, और इसमें पेपर में क्वेश्चन आता ही है ना। सिर्फ यही अटकते हो, वो भी कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आपके ऑप्शन आ जाते हैं। एज आई सेड कि कंपेयर टू लास्ट पेपर ये वाला पेपर इंग्लिश का भी थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। ठीक है, सिनोनिम्स भी देख लेना आप। चलिए, तो करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग अपने को निकालना है। पहले हैरेसमेंट दिख रहा है ना, फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हैरेसमेंट की स्पेलिंग अपन पहले लिख लेते हैं, HARASSMENT, दैट इज हैरेसमेंट। ढूंढो कहां पर है, HARAS नहीं होगा, हाँ मिल गया, सो आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चूज दी वर्ड ऑपोजिट टू वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है मिजरेबल। मिजरेबल यानी कि बेचारा, अपन बोलते हैं कि ही डजंट हैव एन ऑप्शन, कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। तो वल्नरेबल का ऑपोजिट क्या होगा, प्रोटेक्टेड। वल्नरेबल यानी कि मतलब यू हैव नो अदर ऑप्शन, कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, बट ऑपोजिट क्या होगा, प्रोटेक्टेड, यानी कि सेफ है, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, वो सेफ है। नेक्स्ट आते हैं, चूज दी करेक्ट मीनिंग फॉर द इडियम हैंड एंड ग्लव। नाम समझा करो, हैंड एंड ग्लव यानी कि बिल्कुल साथ में, है ना, एकदम साथ में। सो ऑन इनमिकल टर्म्स, ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, साथ में, बिल्कुल सही हो सकता है। क्वाइट वर्थलेस होगा नहीं, अपोलोजाइज का लेना देना ही नहीं है, हैंड एंड ग्लव का अपोलोजाइज से क्या लेना देना है, सो आंसर वुड बी बी। बेसिक जनरल सेंस अगर आपने लगाया तो ये आप क्वेश्चन आराम से मैनेज कर पाएंगे, बेसिक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, He was charged with abetting the murder of his friend। ये तो अपन लोगों ने अभी लीगल में ही पढ़ लिया है ना। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, भड़काना। ठीक है, भड़काना और बढ़ावा देना कि काम करो, पर अपने को देखना क्या, ध्यान से पढ़ा करो। क्या पढ़ना है, ऑपोजिट, राइट, क्या पढ़ना है, ऑपोजिट। अबेटिंग का, अच्छा अगर आप सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट का मतलब भी क्या है, अबेट करना, है ना, सपोर्ट करना। एनकरेज का मतलब अगेन, अबेटिंग का मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या होगा, एनकरेज। इंस्टिगेट, तो ऑप्शन बच भी क्या रहा है आपके पास, बैफिल, है ना, क्योंकि सपोर्ट, एनकरेज, इंस्टिगेट तीनों का मतलब क्या है, और बढ़ावा देना। तो ऑप्शन आपके पास चौथा बच भी क्या है, बैफिल। इस वजह से आप सिनोनिम और एंटोनिम में बच जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिनोनिम एंटोनिम आएगा ही नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। अगर तुमको ये लगता है कि बिल्कुल हमसे होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाया अगर आपने तो कर लोगे। प्लस इंग्लिश मैनेज करना वुड बी वेरी इजी। ठीक है, अगर आपने ये 5 चीजें जो हमने आपको बोली, ये अगर आप देख के गए हो तो इंग्लिश मैनेज करना फॉर यू वुड बी वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, सम ग्रुप्स आर इनफ टू रिकमेंड रेजोल्यूशंस टू अस। इसका अच्छा ये मतलब जो ऑप्शन दिए वही क्लियर है, एंड आई अंडरस्टैंड कि शायद आपको ना है प्रिजम्पशुअस। ठीक है, प्रिजम्पशुअस का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर वर्ड भी प्रिजम्पशुअस, बट आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि शायद ये आपको ना आया हो, विच इज फाइन। ठीक है, तो लोग गिनते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो पकड़ के चलेंगे। आई मस्ट स्टार्ट डैश डॉन टू रीच एयरपोर्ट इन टाइम। अभी ऊपर पुणे स्टेशन वाला पढ़ा, वहां पे क्या आया था, एट आया था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एट। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, some research suggests that people with an dash lifestyle tend to live longer than people who indulge in dash। पहला ही ऑप्शन था एक्चुअली, बट आई अंडरस्टैंड ये भी नहीं आया होगा। एब्स्टेमियस लाइफस्टाइल यानी कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में अगर आप जाते हो, लिव लॉन्गर देन पीपल हु इंडल्ज देयर एपेटाइट, यानी कि इफ यू कीप अ प्रॉपर एक लाइफस्टाइल, तो इन दैट केस आपकी एपेटाइट प्रॉपर है। तो ये आई अंडरस्टैंड कि चलो ये वाला भी हो सकता है कि नहीं आया, तो 2 हो गए। ठीक है, कि 2 हो सकता है आपको नहीं आए। ठीक है,
वन वर्ड फॉर रेबिलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, रिबेल है ना, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीपल वर रेबेलियस कि इनको हटाओ, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटिनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटिनी। ये वर्ड ध्यान से समझना, म्यूटिनी मतलब यू आर वेरी रेबेलियस, इनको हटाओ। ट्रेजन मतलब गद्दार, ट्रीजन का मतलब क्या होता है, गद्दार जिसने देश के साथ धोखाधड़ी करी। सेडिशन मतलब भड़काना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट। सो म्यूटिनी इज कि आप निकलिए बाहर, एकदम रेबेलियस अवतार में आ गए मतलब। ट्रीजन इज कि आपने गद्दारी करी है ना, आपने पाकिस्तान को जाके कोई इन्फॉर्मेशन दे दी इंडिया के बारे में। सेडिशन इज गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काना, राइट। तो क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं रेबिलियन, रिबेल का मतलब क्या होता है, म्यूटिनी, राइट। फिर भी यहाँ पे देख लो, लिख लेना। कूप का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में बहुत बार हुआ है ना, कि जो गवर्नमेंट उसकी पावर सीज करके मिलिट्री रूल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कूप, कि गवर्नमेंट को सीज कर दिया आपने, कोई और रूल आ गया। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि एक, जैसे अपन अभी बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इट्स अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट कांग्रेस, इट्स अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या बीजेपी। रेवोल्यूशन यानी कि हर तरीके से पॉसिबल लीगल कोशिश से विल ट्राई टू रिमूव द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड लास्ट आता है डिसिडेंस, वेर यू डू नॉट अग्री विद द गवर्नमेंट एट ऑल एंड यू पब्लिकली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी, राइट, हमको बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है शी हैज अ पैशन, हमेशा याद रखना आपको पैशन फॉर होता है, आई हैव अ पैशन फॉर डांसिंग, आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग, ऑफ नहीं होता है। कॉमन गलती बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिख देंगे, आई हैव अ पैशन ऑफ डांसिंग, तो पैशन ऑफ कभी भी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज फॉर, ठीक है, ये मतलब ये रूल ही है। सो शी हैज अ पैशन फॉर आर्ग्यूइंग, ठीक है, ऑफ नहीं आता है, बहुत बार बोलते बोलते आप लिखते हो आई हैव अ पैशन ऑफ डांसिंग, आई हैव अ पैशन इन डांसिंग, तो पैशन फॉर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, बेस्ट चीज है, ठीक है। चलो सीधे ऑप्शन से ही शुरू करेंगे अपन लोग, एक ऑप्शन बी से, एक डी से, एक डी से, एक सी से, राइट। तो पहले डी देख लेते हैं, डी क्या कहता है, I believe that political interference, then E, subjected to this mistrust is the figures are born from, लॉजिक ही नहीं बैठा है ना। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, DCFEPA, I believe that this mistrust, then F, political interference, लॉजिक नहीं बैठा, यानी कि बी डी वाले ऑप्शंस नहीं होंगे। अब बचता है हमारे पास बी और सी। बी देखो, द फिगर्स आर, बी भी रख ले तो आपको पूरे रखना पड़ेगा। द फिगर्स आर दिस मिस्ट्रस्ट इज, बी के बाद सी बैठ नहीं रहा तो ये आंसर होगा नहीं, ऑब्वियसली आंसर क्या बचा हमारा, डी। तो डी रख के देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द फिगर्स आर दिस मिस्ट्रस्ट इज, जा ही नहीं रहा साथ में, है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, दोनों हम लोग रख के देख लिए, था नहीं, तो आंसर वुड बी बाय डिफॉल्ट डी। एनी विच वेज आंसर वही दिया हुआ है, बट इन आंसर के हिसाब से हमेशा मत जाया करो, ठीक है, अपना आंसर निकालो। चलो फिर से आते हैं, एफ ई एफ एफ, मतलब बहुत संभावना है कि ओपनिंग सेंटेंस एफ होगा, बट अब एक चीज ध्यान सुनना, कभी भी ऐसा दिख जाए ना कि 3-4 ऑप्शन में से 3 एफ से शुरू हो रहा, तो पहली कोशिश क्या करना, देखो ज्यादा काम क्या करना पड़ेगा, तीनों ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। तो पहली कोशिश क्या कर लो, ये, क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया तो आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बचा, है ना। तो अगर 3 ऑप्शन एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो बेटर है कि चौथे को पहले ट्राई कर लो, क्योंकि एनी विच वेज तीनों रख के देखने ही पड़ेंगे, तो बेटर है क्या पता ये पता चल जाए। तो देखते हैं, ई देखते हैं पहले। By public poverty, many, एक सेकंड, by public poverty he meant, यहां तक तो क्लियर है, by public poverty he meant the poor infrastructure such as inadequate roads and schools common in many allegedly affluent societies, बिल्कुल बराबर बैठ गया, आंसर वुड बी बी। तो जब ऐसा देखिए, जब मेहनत करनी हो तो कोशिश करा करो कि पहला जो ऑड वन आउट दिख रहा है उसके ऊपर कोशिश कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द मार्क दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेरोगेटरी, डेरोगेटरी यानी कि समथिंग जो मतलब बहुत बेइज्जत करने वाली बात है, ठीक है। डेरोगेटरी यानी कि अब मतलब बहुत, यू हैव गिवन मी सच डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब बहुत गंदी बातें आपने बोली है, तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी की धज्जियां उड़ा दी आपने, दैट इज डिस्पैरेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज अनलाइकली दैट साइंटिफिक थिंकिंग विल एवर एंटायरली सुपरसीड, बाय डिफॉल्ट, समझ में आ रहा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि कभी रिलीजन के ऊपर हम लोग साइंस को रखेंगे, तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, सुपरसीड। ऑप्शन देखने की भी यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सी इज सिमिलर टू लुक, मतलब देखना यानी कि लुक, तो फील इज सिमिलर टू टच, है ना, सिमिलर देखना पड़ता है, फील इज सिमिलर टू टच, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस सेंटेंस, अच्छा, सीमा नॉट एज टॉल एज रीमा, कंपेयर कर रहे हो तो कौन सी डिग्री में, कंपेरेटिव डिग्री में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
अनहैप्पी, अनहैप्पी मेक्स यू फील मिजरेबल, राइट। एंड व्हेन यू आर अनहैप्पी यू मेक, मतलब आपको मिजरेबल फील होता है, वल्नरेबल, आपको बहुत बेचारा फील होता है, राइट। वोकल में आपको क्वाइट फील होता है, नहीं, फीलिंग नहीं है क्वाइट। मॉन ऑब्लिवियस फीलिंग नहीं है, अप्रिशिएटिव फीलिंग नहीं है। कंटेंट यूफोरिक, कंटेंट व्हेन यू मतलब यू आर सैटिस्फाइड तब यू आर यूफोरिक, यूफोरिक यानी कि एक ऐसी स्टेज वेयर यू आर एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड, राइट। तो आंसर वुड बी डी, कंटेंट यूफोरिक। चलो मान लेते हैं कि ये 2 क्वेश्चन भी आपको नहीं आए होंगे, तो हो गए 4, है ना। मतलब 50 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको नहीं है, राइट। माई मदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ मदर इन लॉ, एन आएगा नहीं क्योंकि एम है। द मदर इन लॉ स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही, जनरली बोल रहे हैं, तो अ मदर इन लॉ आएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला अपने को करना नहीं है। इन हाई स्पिरिट्स, मैंने ऐसे कि आई एम इन हाई स्पिरिट यानी कि आई एम वेरी एनर्जाइज, राइट। मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए रेडी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, राइट। आई एम इन हाई स्पिरिट्स, सो टोटली ड्रंकन स्टेट्स नहीं। चीयरफुल मिली कि अपने को सैड एंड एंग्री दोनों अलग बात करें, सो आंसर वुड बी चीयरफुल, ठीक है। ऐसे गेस करने की कोशिश करनी पड़ती है। फॉर सेंचुरीज सोलर एक्लिप्सेस वर रिगार्डेड एज सीरियस डैश इन द नेचुरल ऑर्डर। नाउ आई बिलीव कि ये भी शायद आपको नहीं है, तो गिनती के अपने 5 हो गए। आंसर वुड बी एबरेशंस, ठीक है। एबरेशन का मतलब क्या होता है, नॉट नॉर्मल, ठीक है। सालों तक सोलर सिस्टम को लोगों ने नॉर्मल नहीं माना, सो फॉर सेंचुरी सोलर एक्लिप्सेस वर एंगेज एज सीरियस एबरेशंस यानी कि समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, सिनोनिम निकालना है। नोटोरियस मतलब समबडी हु इज वेरी शैतान, राइट। पैसिफाई नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड। प्रेज पॉजिटिव वर्ड, ब्यूटीफुल पॉजिटिव वर्ड। एक ही बज रहा ऑफ इल रेप्यूट यानी कि जिसकी थोड़ी सी इज्जत ज्यादा नहीं है। नोटोरियस मतलब शैतान है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिनाउंस। अब देखो कितनी बार अपन ने सुना है कि रिनाउंस द वर्ड, ही हैज रिनाउंस द वर्ड यानी कि उसने सब छोड़ दिया, ही हैज रिनाउंस्ड इट यानी कि उसने छोड़ दिया, सब मोह माया सब त्याग दी, यानी कि बेसिकली गिविंग अप, ठीक है। गिविंग अप, रिनाउंस यानी कि हमने सब छोड़ दिया, हमने सब चीज छोड़ दी है, सब मोह माया त्याग दी, दैट इज गिविंग अप। नेक्स्ट आते हैं चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम बिलो। इनकरेक्ट निकालना है। एक्साइटमेंट सही है, ऑस्टियोपोरोसिस शायद आपको ना आए, ऑनेस्टी सही है बट इससे समझ में आ जाएगा। ऑस्पिशियस इज AUSPICIOUS, आंसर वुड बी डी। इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फीबल। फीबल का मतलब होता है somebody जो बहुत कमजोर है, बट क्या पूछा है आपसे, ऑपोजिट पूछा है क्या, सेम सिनोनिम पूछा है, तो आंसर वुड बी वीक। नेक्स्ट आते हैं वाटर कैनॉट इजिली फ्लो इन दिस इनपर्मिएबल रॉक। इनपर्मिएबल यानी कि जिससे इजिली पास, समथिंग दैट इज वेरी सॉलिड, जिससे निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। सो आंसर वुड बी इनपर्मिएबल रॉक, जैसे इजिली निकल नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, साथ में, है ना। जैसे आप बोलोगे आई डोंट नो बचपन में आपने यूज किया है नहीं करा है, बट बचपन में टीचर मोटिवेट करने के लिए कहती थी कि यूज योर टूथ एंड नेल, राइट। पूरी मतलब पूरी जान लगा दो। सो यूज अनफेयर मीन्स नहीं, विथ स्ट्रेंथ, यस, सो आंसर वुड बी विद स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं ग्रीस इज पाम्स। अरे ये तो अपन ने कितनी बार यूज किया, ग्रीस इज पाम्स यानी कि किसी को मतलब अंडर द टेबल पैसा देना, मतलब बेसिकली ब्राइब देना, सो आंसर वुड बी ब्राइब, आंसर इज डी। आई सॉ मिस्टर टॉम फेलिंग अ बिग ट्री विद अ हैचेट। आप मतलब मारोगे तो हैचेट से मारोगे ना, तो आंसर वुड बी विद। अगेन ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड इन द जजमेंट दैट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट यानी कि नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो आंसर वुड बी नॉट नीडेड। रिडंडेंट का अपने को कॉमन वर्ड बताया था। पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये वर्ड आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा। पॉलिटिकल पार्टी जब कोई पॉलिसी बनाती है उसको हम लोग मैनिफेस्टो कहते हैं। जब कंपनी के अंदर मीटिंग होती है, मिनट्स बनते हैं, मीटिंग के पहले एजेंडा बनता है, एंड कंपनी या कोई कमिटी क्या देती है, गाइडलाइन देती है। तो आंसर वुड बी मैनिफेस्टो, ठीक है। मच अडू अबाउट नथिंग, अपन बोलते हैं ना जबरदस्ती के अल्लाह मचा रखा था, इतनी छोटी सी बात थी उसमें इतनी बड़ी बात बना दी। सो मच अडू अबाउट नथिंग मतलब छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना दिया, हिंदी में जिसको बोलते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग, छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात बना दी। टू मेक अ नॉइस, टू मेक फस ओवर स्मॉल मैटर्स, आंसर इज टू मेक अ फस ओवर स्मॉल मैटर। जबरदस्ती की आपने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन। एज आई ऑलवेज से कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग जो आपको रीड पहले करना पड़ेगा पैसेज। एक बार वापस हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी दिस इज अ वीडियो दैट इज रिकॉर्डेड। आई नीड, अगर आप सामने होते तो अपन लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज करते जो अपन क्लास में करते थे, है ना। स्क्रीन पे पहले कॉम्प्रिहेंशन रन करते, कॉम्प्रिहेंशन आप देखते, फिर अपन लोग सॉल्व करना शुरू करते। बट राइट नाउ सिंस यू डोंट हैव द पेपर, यू डोंट हैव द कॉम्प्रिहेंशन, तो ये एक स्ट्रैटेजी फटाफट से हम आपको बता देते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है कॉम्प्रिहेंशन की सॉल्व करने की, पहले रीड द क्वेश्चंस, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ताकि अपने को आइडिया हो कि पैसेज क्या है। नाउ एमएससीटी जैसे पेपर में बहुत बड़ा पैसेज नहीं आता है,
है ना, छोटू सा पैसेज आता है और हर क्वेश्चन के पहले दिया होता है। अब इन क्वेश्चंस में से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो पैसेज में दिए हुए, कुछ आपको इंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ऑथर का मूड क्या है, ऑथर की टोन क्या है, ऑथर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, आपको इंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे समझ लेना। अच्छा, इनमें से कितने टोटल क्वेश्चन देखे अभी तक अपन लोगों ने? 33, ठीक है। 33 में अपन ने क्या पकड़ा कि मान लीजिए गिरी से गिरी हाल में 5 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो भी अपने 28 क्वेश्चन यहां से पक्के हो गए, है ना। 34 क्वेश्चन में 28 पक्के हो गए। कॉम्प्रिहेंशन में मान लो 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, 2 डायरेक्ट है, 3 इनडायरेक्ट है, ठीक है। मान लो तुम्हें इंप्लीकेशन वाले एक भी नहीं आए, हम वर्स्ट टू वर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी 2 यहां से हुए, यानी कि टोटल 50 में से 50 भी क्यों, आप ऐसे पकड़ लो, 34 ही हो गया, 6 नंबर ना, 6 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो मान लो 6 नंबर के आप 40 पकड़ के चल रहा है पहले, ठीक है। 40 में से 34 के बाइफर्केशन पे आप 28 ऑलरेडी ले आए हो, ठीक है। बाकी बचा मान लो कॉम्प्रिहेंशन का, 6 में से 3 आए, 3 नहीं आए, तो भी कितने हो गए अपने? 31, ठीक है। 40 में से 31 आ गया, तब भी अब वेरी गुड स्कोर, ठीक है। इसलिए सिर्फ क्या संभालना है, अगर आपने ये 5 टॉपिक संभाल लिए, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच सब नहीं देखा चलता है, प्रेपोजिशन आर्टिकल अच्छे से देख लेना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराजंबल, टेंस ऑफ वॉइस। इस पेपर में टेंस ऑफ वॉइस तो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बट पेपर में डिपेंड कौन सा सेट का क्वेश्चन आपके पास आएगा। टेंस और वॉइस का क्वेश्चन पेपर में आता है, स्पॉट द एरर भी आता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है। स्पेलिंग मिस्टेक आई अंडरस्टैंड इज नॉट समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन, राइट, बट इन चीजों पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज a very beautiful understanding of MSCT पेपर। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी। आई बिलीव कि ये पेपर देखने के बाद आई बिलीव कि मतलब मेरा बच्चा इज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड। तो अगर यस अकेडमी का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आई बिलीव कि इस पेपर को देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड। सिर्फ कुछ चीजें जो हमने आपको बताई है वो एक बार देख के जाना, इंग्लिश के पेपर के पहले एंड लीगल के पेपर के पहले। इंश्योर दैट आप एक बार सारे क्वेश्चंस बस एक बार देख कर जाए, ठीक है। दैट शुड बी मोर देन एनफ। चलो, आई विल सी यू गाइस लेटर, ऑल द वेरी बेस्ट।